सो क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। इसमें बोला था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो देखते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई रिलीज करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये निकालता है कौन? नीति आयोग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये निकालता है आपका आरबीआई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आपको निकालता है आरबीआई। तो आरबीआई कौन कौन निकालता है? 3, 4 एंड 1, और ये आपका नीति आयोग। तो इसमें क्या है? हाउ मेनी? सो 1, 2 एंड 3, सो ओनली 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई इंट्रोड्यूस किया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2021 में। आरबीआई ऑफ इंडिया लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन निकालता है? नीति आयोग। तो इस ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। So, RBI has constructed a composite DPI to capture the extent of digitization of payment across the country. ठीक है, RBI is composed of 5 broad parameters. RBI DPI is composed of 5 broad parameters including payment enablers, payment infrastructure, demand side factors, है ना, payment infrastructure, supply side factors, है ना, सभी लोग हैं। Base period of calculating the RBI DPI is set March 2011 with a score of 100. ये बेस ईयर 2011 नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने कंसल्ट किया, ठीक है। पैरामीटर्स, ब्रॉड पैरामीटर्स यही हैं, ये भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है। तो देखते हैं क्या इसके अंदर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? तो करेक्ट में स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 था, तो इसका आंसर स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, आरबीआई ने अनाउंस किया था। और स्टेटमेंट नंबर 2, आरबीआई डीपीआई कंप्राइज ऑफ 5 ब्रॉड पैरामीटर्स दैट इनेबल्स द मेजरमेंट ऑफ द डीपनिंग एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द डिजिटल पेमेंट, है ना, जो भी उसके अंदर पॉइंटर्स लिखे। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है क्योंकि 2018 जो है वो सब करता है बेस पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरबीआई डीपीआई। Question number 26. Consider the following statement regarding the Reserve Bank of India's financial support to state government and associated facilities. State can raise short-term loans independently, eliminating the need to approach the RBI for funding. गलत है। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना कोई ऐसा लोन रेज नहीं कर सकते। STF is an unsecured advance period by the RBI to state government। ये unsecured नहीं होते हैं, तो भी रॉन्ग हो गया। Consolidated sinking fund and guarantee redemption fund maintained by the state government serve as collateral for ways and means advance and STF। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The interest cost by WMA and STF is solely determined by RBI without any external recommendations। गलत है, ये रॉन्ग है। एक्सटर्नल रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अनसिक्योर्ड है बोला है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। स्टेट शॉर्ट टर्म इंडिपेंडेंटली ये भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट? तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ऑथराइज टू रेज शॉर्ट टर्म लोन्स independently. They have to approach the RBI for their short-term funding requirement, है ना। RBI provides financial support to the state government through various facilities to address temporary shortfall and cash flow. Correct. Statement 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि स्पेशल ड्राइंग जो फैसिलिटी है इस सिक्योर्ड एडवांस, है ना, इस सिक्योर्ड है, यानी कोलेटरल केस में जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27. विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इंश्योर
fiscal stability and control the foreign exchange rate. Foreign exchange rate मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को नहीं कंट्रोल कर सकते। मॉनेटरी पॉलिसी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करें। द सेंट्रल बैंक कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई थ्रू रिजर्व रेशियो। बिल्कुल सही बात है, कितना रिजर्व होगा, है ना, और पूरे डिपॉजिट में ये डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक, इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू CRR एंड SLR। करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टिपिकली लीड्स टू एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एज इट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग जॉब करेंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। तो इसमें से क्या करेक्ट है ये पूछा गया है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। सो इसका आंसर होना चाहिए ए। देख लेते हैं, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct, and statement 3 is also incorrect. Which of the following measures by the central bank would most likely lead to decrease in money multiplier? Money multiplier डिक्रीज होने का मतलब है कि बैंक के पास मनी कम होना। अगर बैंक के पास मनी कम है तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। लोअरिंग CRR, अगर CRR कम हो गया तो यानी बैंक के पास लैंड करने के लिए ज़्यादा मनी है, तो इससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। लोअरिंग दी SLR, अगर SLR कम हो रहा है तो यानी बैंक के पास जो मनी है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, बढ़ेगा। करेक्ट, तो ये भी नहीं होना चाहिए, हमसे पूछा गया है डिक्रीज। इंक्रीजिंग दी CRR, अगर CRR इंक्रीज करेगा यानी बैंक के पास जो मनी है वो कम हो जाएगा। बैंक के पास मनी कम है, इसके मतलब वो लैंड नहीं कर पाएंगे लोगों को, इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है C, है ना। मनी मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मनी सप्लाई एक्सपैंड्स with each unit of base money influenced by the reserve requirement and the behavior of bank and public. Money multiplier can be calculated as, है ना, ये पूरा किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने जो तरीका बताया है बहुत ही सिंपल है, आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। रिजर्व बैंक किस रेट से चीज़ों को खरीदेगा वापस, है ना। तो ये होता है आपका बैंक का रेट, है ना। तो बैंक रेट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, रेपो रेट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, जो RBI जिस रेट से बैंक्स को पैसे देता है वो होता है आपका रेपो रेट। बेस रेट होता है, दिस इज द लोवेस्ट रेट एस्टैब्लिश्ड बाय द RBI एट विच ए बैंक कैन लेंड टू द कस्टमर, है ना। प्राइम लेंडिंग रेट मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी, है ना। मैंने प्राइम कस्टमर से जो बैंक चार्ज करते हैं जो लोन, जब कोई प्राइम कस्टमर बैंक से लोन लेता है तो उसको कितने का पड़ेगा वो होता है प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट।
तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक बेंचमार्क है लेंडिंग रेट डिटरमाइंड बाय द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फंड, है ना। सिंपल सा ये डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज द बेंचमार्क लेंडिंग रेट डिटरमाइंड बाय बैंक बेस्ड ऑन इट्स इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड। तो मार्जिनल कॉस्ट टोटल कितना खर्चा लग रहा है बैंक का, है ना, तो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन द रेपो रेट कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर रेपो रेट बढ़ेगा इसका मतलब बैंक्स को लोन लेना आरबीआई से महंगा पड़ेगा, तो मनी सप्लाई बैंक के अंदर कम आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा? बैंक के पास कम पैसे हैं, यानी मनी सप्लाई क्या हो गया? मनी सप्लाई हो गया डिक्रीज, मनी सप्लाई हो गया डिक्रीज। तो ये सही है। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेस, रिवर्स रेपो रेट अब इंक्रीज कर गया है, बैंक्स प्रेफर टू लेंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि बैंक्स अगर आरबीआई को पैसे देते हैं, अगर बैंक्स ने आरबीआई को मनी दिया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बैंक्स को आरबीआई के द्वारा। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक्स ज़्यादा पैसे देंगे। तो व्हेन रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेस बैंक प्रेफर टू लेंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है साइनोरेज के ऊपर। साइनोरेज का मतलब है कि प्रॉफिट्स, है ना, कि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक्स जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना, मनी को क्रिएट करने के लिए। मनी जब क्रिएट करते हैं तो जो भी बैंक्स को प्रॉफिट हो रहा है या फिर सेंट्रल बैंक को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे कहते हैं साइनोरेज। तो प्रॉफिट अर्न बाय द सेंट्रल बैंक थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इंटरेस्ट अर्न बाय द गवर्नमेंट नहीं, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, बिल्कुल, है ना। मान लेते हैं 500 रुपये का नोट है, 500 रुपीज़ का जो नोट है उसको प्रिंट करने में मान लेते हैं 10 रुपये का खर्चा आ रहा है आरबीआई को। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 490 रुपीज़, वो क्या हो गया? पूरा का पूरा आरबीआई का प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट को कहते हैं साइनोरेज। साइनोरेज इज एसेंशियली द प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक व्हेन इट प्रोड्यूसेस करेंसी, है ना। दिस प्रॉफिट अराइजेस बिकॉज द फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी इज टिपिकली मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट करेंसी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। मान लेते हैं कि $10 का कोई बिल है, यानी $10 का जो नोट है ना, उसको प्रिंट करने के लिए कितना खर्चा आ गया? मान लेते हैं 1 सेंट, है ना, यानी 0.01, है ना, डॉलर। 1 सेंट अगर आ रहा है तो बाकी जो डिफरेंस हो दोनों का यानी $9.99, ये क्या हो गया? साइनोरेज हो गया, यानी प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 33 in the context of finance, the term yield inversion curve और the negative yield curve का मतलब क्या है? तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा था? ऑपरेशन कॉस्ट, है ना। तो जो यील्ड कर्व है ना, वो निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म जो आपके बॉन्ड्स हैं, है ना, उनकी यील्ड क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है? यील्ड इन्वर्जन, है ना। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि लोगों को लगता है कि अभी जो इकोनॉमी है
वो थोड़ा सा रिसेशन में जाने वाली है ना, यानी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो थोड़े अभी आने वाले टाइम पे ख़राब होने वाली है, जिसकी वजह से जो बैंक है ना, सेंट्रल बैंक वो क्या करेगा, इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगा, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोग क्या करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उसको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो हो जाती है इंक्रीज़। मान लेते हैं आपके पास 2 बॉन्ड्स हैं 100 रुपीज़ की, 2 बॉन्ड्स है आपके पास 100 रुपीज़ की। एक बॉन्ड मिलेगा, मान लेते हैं आपको 10 ईयर्स के लिए, है ना, और एक बॉन्ड है आपको मेच्योरिटी जिसकी 1 ईयर है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म बॉन्ड और ये हो गया लॉन्ग टर्म बॉन्ड। दोनों मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि 10% का इंटरेस्ट रेट है। हालांकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए पैसे को रखना पड़ता है, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहता है, यानी टिपिकली वो 10 से ज़्यादा ही होगा। मान लेते हैं वो 15% पे है, ठीक है, यानी 10 साल के बाद आपको कितने रुपये मिल जाएंगे, 115 रुपये मिल जाएंगे, और इसमें 1 साल के बाद कितना रुपये मिल जाएगा, 110 रुपये मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बॉन्ड की यील्ड। मान लेते हैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और शॉर्ट टर्म किसी ने शॉर्ट टर्म बॉन्ड लिया 100 रुपीज़ वाला, 1 साल के बाद उसको मिल जाएगा 110 रुपये। अभी ये आदमी क्या करता है कि ये जो बॉन्ड है वो किसी को बेच दिया, अपना बॉन्ड यानी सेल कर दिया। अगर बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई, जिससे है ना, बहुत ढेर सारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मार्केट के अंदर आ गए, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। 100 रुपये में तो कोई नहीं खरीद रहा है भाई सब, है ना। तो लोग इसको बेचने के लिए क्या करेंगे, भाई अब एक काम करो, आप 95 रुपीज़ ले लो मेरे से, है ना, आप मेरे को 95 रुपीज़ दे दो, मैं आपको ये अपना बॉन्ड आपको बेच देता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, पहले 10 रुपये इंटरेस्ट की वजह से मिल रहा था और इस आदमी को 5 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, यानी इसको कितना मिल रहा है, 15 रुपीज़ मिल रहा है। तो यानी वही बॉन्ड जो पहले 10 रुपये दे रहा था अब कितना रुपये देने लग गया, सेकंड वाले आदमी को 15 रुपीज़ दिया। तो इसका मतलब ये बॉन्ड का क्या हो गया, यील्ड बढ़ गया। इसे हम कहते हैं बॉन्ड का यील्ड इंक्रीज होना। सेकंड वाले कंडीशन में देखो वही सेम है ना, पहले वाले कंडीशन को भी आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई बॉन्ड है जो 15% के रेट पे बढ़ रहा था, है ना, अगर इसका डिमांड ज़्यादा हो गया, यानी अब ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो ये जो 100 रुपीज़ का जो बॉन्ड था उसका डिमांड अगर बढ़ जाएगा तब इसको महंगा बेचना पड़ेगा। हो सकता है ये 105 रुपये में बिकने लग जाए, जो पहले कितने का बिक रहा था, 100 रुपये का बिक रहा था, अब वो कितने का बिक रहा है, 105 रुपीज़ का। पहले इसको आदमी को कितने का फ़ायदा हो रहा था, 15 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था इस बॉन्ड पे, बट अब कितना रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इफेक्टिवली मिलेगा तो उसे 115 ही, है ना। तो 105 का खरीदा, 115 का 10 साल के बाद मिलेगा, तो सिर्फ कितना रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा, 10 रुपये मिलेगा। और ज़्यादा डिमांड बढ़ गया लॉन्ग टर्म बॉन्ड की, तो हो सकता है कि ये बॉन्ड कितने में मिले, 110 रुपये में। और कितने का बेचेगा ये बॉन्ड, बाद में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 115 का वो बाद में मिलता है उसको, तो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आने वाले टाइम पे है ना, जो लॉन्ग टर्म ये बॉन्ड है ना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड हमें जो प्रॉफिट दे रहा है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसी को कहते हैं कि बॉन्ड का यील्ड डिक्रीज़ करना। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो हमारे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं उनका यील्ड ज़्यादा होता है, उनका यील्ड कम होता है, सॉरी, है ना। और
जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उनका यील्ड ज़्यादा होता है, बट जो यील्ड इन्वर्जन है, यील्ड इन्वर्जन ना, वो उसका मतलब क्या है कि जब आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड ज़्यादा दे रहा हो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के मुकाबले, या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो यील्ड है वो कम हो जाए, इसी को हम कहते हैं यील्ड इन्वर्जन। ठीक है, सो अभी इस क्वेश्चन को इसी सारी चीज़ों को लेकर के देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय इन्वेस्टर टू मैक्सिमाइज रिटर्न बाय फेवरिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ओवर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेटिंग हायर यील्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो बिल्कुल यही सेम चीज़ है, अभी हमने बात किया। मेथड यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू असेस द यील्ड रेट टू कॉर्पोरेट बॉन्ड विदाउट कंसिडरिंग फॉर द नहीं स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट अक्रॉस वेरियस एसेट्स। Wrong. Phenomena where long-term debt instruments yield lower return than short-term debt instruments of the same credit quality. ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है बेसिकली, है ना। फिनोमेना है ये वेयर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो अभी हमने देखा यानी बॉन्ड, है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, वो क्या कर रहा है, वो लोअर यील्ड रिटर्न कर रहा है शॉर्ट टर्म डेट के मुकाबले। तो इसका सही आंसर होना चाहिए टी 33 का डी आंसर हम देख लेते हैं। इज इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर लोअर यील्ड कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम क्रेडिट क्वालिटी। हेंस जो स्टेटमेंट डी है वही करेक्ट आंसर है आपका। विथ रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस of RBI, consider the following statement. Accommodative stance suggests that the RBI may lower rate to boost the money supply. Neutral stance allows the RBI the flexibility to adjust policy rate in either direction, है ना। एंड थर्ड क्या है, calibrated tightening stance indicates that policy rates will either रिमीन्स अनचेंज्ड और डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए एकोमोडेटिव का सही है ना, कि ये वही स्टांस है कि जस्ट आरबीआई बताता है कि हम आने वाले टाइम पे जो पॉलिसी रेट्स हैं उसको हम कम करेंगे, है ना। न्यूट्रल स्टांस के अंदर अभी कुछ नहीं बताते हैं आरबीआई कि हम आने वाले टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, हम उस मार्केट को हम स्टडी करेंगे और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को बनाएंगे, है ना। यानी वो टाइट भी कर सकते हैं, है ना, वो रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, है ना। एकोमोडेटिव में होगा कि आने वाले टाइम पे रेपो रेट को वो करेंगे डिक्रीज, है ना। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है भाई वो रेपो रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करने वाले हैं, करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर है ए। And statement number 3 is incorrect. Calibrated tightening refers to a multi-policy stance where policy rates either remains unchanged or increases, है ना, यानी या तो वो अनचेंज्ड रहेगा या फिर वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, विथ रेफरेंस टू जीरो इंटरेस्ट रेट policy and negative interest rate policy, consider the following statement. Zero interest rate policy is implemented when a central bank sets its target short-term interest rate at or close to 0% to increase low-cost borrowing. बिल्कुल करेक्ट है। NIRP involves setting the nominal interest rate below 0% and is aimed at discouraging cash hoarding by imposing a negative deposit rate. बिल्कुल सही, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा। तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी होती है ये क्या मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है where the central bank sets its short term interest rate at or near 0%,
है ना। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो के पास ले आया है ना। तो इससे क्या होगा कि स्टिमुलेट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेकिंग बोरोइंग्स चीपर फॉर द बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल लगभग ज़ीरो के पास ले आया है, बिल्कुल कम कर दिया। इससे क्या होगा, ताकि लोग लोन लें और बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकें, है ना। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो होती है गोज अ स्टेप फर्दर बाय सेटिंग द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बिलो 0%. दिस अनयूजुअल पॉलिसी इज मेंट टू स्ट्रांगली इनकरेज बोरोइंग, है ना, यानी इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा कम कर दिया, है ना। 100 मंगोगे तो हम 110 देंगे, ठीक है। और या फिर ये जो मतलब इसका मेन मोटो क्या है, द अनयूजुअल पॉलिसी इज मेंट टू strongly encourage borrowing and discourage savings because holding cash in bank account become costly due to negative deposit rates, है ना। अगर आपको डिपॉजिट रेट नेगेटिव है, इसका मतलब अगर आप बैंक के अंदर पैसे रखोगे आपने 100 रुपये, है ना, तो वो आपको नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपके वो टोटल कितने बन जाएंगे, 90 रुपीज़ बन जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि बैंक्स के अंदर लोग कम पैसा रखेंगे, बैंक के अंदर मनी सप्लाई कम, बैंक के पास कम पैसा आएगा और लोग अपना पैसा खर्चा करेंगे। कहाँ खर्चा करेंगे, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। तो इसका मेन मोटो यही है। क्वेश्चन नंबर 36, रिजर्व ब्रांच पोजीशन इन द IMF, ठीक है, SDR लोन्स फ्रॉम मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउ मेनी ऑफ द एबव फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स, है ना, ऑफ द RBI। तो इसमें से कौन से जो RBI है उसका फॉरेक्स पे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो रिजर्व टर्म्स ऑफ IMF बिल्कुल, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वो भी फॉरेक्स का पार्ट होता है। जो लोन्स हैं मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो फॉरेक्स का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो 36 का आंसर होना चाहिए बी, है ना। सो देखिए पार्ट, लोन्स फ्रॉम मल्टीलेटरल बैंक्स लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज नॉट रिजर्व्स, बिकॉज RBI हैव टू पे दीज लोन्स विद इंटरेस्ट, राइट। सो ये हमारे फॉरेक्स का पार्ट नहीं है। सो इसी के साथ हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी पार्ट है हमारा, है ना, चैप्टर का, उसके में 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आने वाले वीडियो में हम जो है इसी चैप्टर को फर्दर डील करेंगे विद बैंकिंग, है ना। इसके भी हम MCQs को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस को, रीज़न है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखिए और उसके फटाक से आंसर आप देख लीजिए, है ना। तो इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा बिना कोई टाइम गंवाए। आपको अगर टाइम लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई पॉज कर लो वीडियो को और वहाँ पे जो भी सलूशन दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर लो, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे उतनी ज़्यादा प्रीलिम्स में हेल्प करती रहेगी, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तब तक के लिए हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर में और लगभग उसके भी 50 to 60 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। मेरा टारगेट है कि इकोनॉमी के हम लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जो कि इसी बुक से हम रहेगा। और इस बुक के को छोड़ के भी हम आने वाले टाइम पे दूसरे टेस्ट्स भी सॉल्व करेंगे, टेस्ट एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट हैं, है ना, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट, उसको भी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं या फिर मैं उनका सलूशन आपके सामने प्रैक्टिस करूं, तो बिल्कुल कमेंट्स में बिल्कुल बताइए, है ना। वीडियो कैसा लगा इस और ये भी बताइए क्या और क्या ऐड कर सकते हैं,
इस चैनल के अंदर, तो आप बिल्कुल अपनी थॉट्स को दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कि लास्ट में जा कर के प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।